सो वेलकम गाइस। तो आज हम एक न्यू टूल पढ़ेंगे। ओके, तो उससे पहले हम देखते हैं उस टूल की रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, सो लेट अस सपोज कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, एक मेरी कंपनी है। फॉर एग्जांपल उस कंपनी को अपन कुछ भी नेम दे देते हैं। ओके, ए, मेरी कंपनी, इसका नाम ए है। ओके, अब इस कंपनी में एक जॉब रोल है। ओके, एक जॉब रोल है। उस जॉब रोल का नाम क्या है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, मतलब सिस्टम को मेंटेन करने वाला। ओके, तो क्या होता था पहले, बहुत पहले की बात है, मतलब जब ट्रेडिशनल मान लेते हैं, जब अपना ये टूल नहीं था जो हम पढ़ रहे हैं, वो टूल मान लेते हैं वो नहीं था। ओके, तो पहले क्या होता था कि जो सिस्टम एडमिन होते थे ना, वो खुद के जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के जो टास्क होते हैं। ओके, अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के टास्क कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल मान, जैसे कि एक लिनक्स है। ओके, ये मेरा लिनक्स मशीन है। ओके, इसके लिए मुझे एडमिन चाहिए, तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए? मुझे इसके लिए चाहिए लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। अब लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के टास्क क्या क्या हो सकते हैं? ओके, तो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के टास्क हो सकते हैं कि उस मशीन पे, ओके, उस मशीन पे यूजर क्रिएट करना। ओके, उस मशीन पे यूजर क्रिएट करना, उन यूजर को लिमिटेड एक्सेस देना। ओके, कि मतलब मेरी कंपनी में कुछ यूजर्स है, तो उनको मैं कुछ डायरेक्टरी का एक्सेस दूंगा या कुछ फोल्डर का एक्सेस दूंगा, और कुछ कुछ को नहीं दूंगा। ओके, मुझे मशीन पे जाके मुझे कुछ न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हो। ओके, न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हो। ओके, एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके मुझे कुछ चेंज करना हो। ओके, मान लेते हैं कि अ, मेरा एक एप्लीकेशन चल रहा है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, मेरा एक एप्लीकेशन चल रहा है, मेरी कंपनी का एक एप्लीकेशन चल रहा है, वो एक लिनक्स मशीन के ऊपर चल रहा है। ओके, मान लेते हैं एक बार। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस मशीन के ऊपर एक मेरा वेब एप्लीकेशन चल रहा है। और वेब एप्लीकेशन किस पे चलता है? वेब एप्लीकेशन चलता है वेब सर्वर पे। मतलब वेब सर्वर रिक्वायर्ड होता है टू रन द वेब एप्लीकेशन। ओके, तो एक वेब सर्वर है जिसके ऊपर ये वेब एप्लीकेशन चल रहा है। ये मेरा वेब सर्वर है। ओके, अब वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर कौन सा यूज कर रहा हूँ? मैंने बोला कि मैं वेब सर्वर यूज कर रहा हूँ HTTPD। ओके, या फिर अपाचे। ओके, अपाचे। ठीक है, अब मेरी कंपनी मान लो बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, मेरी कंपनी बहुत बड़ी है, और इस मेरी कंपनी के अंदर जो एप्लीकेशन चल रहा है ना, उसको बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं इंटरनेट से, मतलब मिलियंस ऑफ हिट्स आ रहे हैं इसके ऊपर। तो जो मेरा काम है ना, वो मेरा काम एक मशीन से तो नहीं चलने वाला, क्योंकि अगर एक मशीन पे 1 मिलियन हिट आएगा तो मेरे मशीन तो गया काम से, है ना। या तो मुझे इसको रिसोर्सेज बड़ा करना पड़ेगा, पर उससे भी काम नहीं बढ़ेगा। कितना रिसोर्सेज दूंगा? तो मुझे क्या लगेगा? मुझे मल्टीपल रिसोर्सेज लगेगा। ठीक है, मतलब मल्टीपल वेब सर्वर मुझे चाहिए होंगे मेरी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, और वो वेब सर्वर मुझे मल्टीपल लिनक्स सर्वर के ऊपर डालने पड़ेंगे। ये मेरे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स मशीन है। ठीक है, अब ऐसे मेरे पास मल्टीपल सर्वर्स आ गए। ठीक है, अब कल को जाके क्या हुआ? कल को जाके ये हुआ कि मेरा जो एप्लीकेशन इस वेब सर्वर पे लॉन्च है ना, इस वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके मुझे कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ गई। ओके, अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज करना है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा सिस्टम लिनक्स लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर को या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बोलूंगा कि भाई, ये अपने HTTPD वेब सर्वर है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके कुछ चेंजेस कर दो। मतलब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अपना एक रूट डायरेक्टरी होता है। ओके, तो उस रूट डायरेक्टरी का पाथ चेंज करना है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, मान लेते हैं अभी उस रूट डायरेक्टरी का पाथ होता है, बाय डिफॉल्ट होता है वेर www.html। ठीक है, ये टॉपिक मैं कवर करूंगा बाद में, जब हम एक अलग सीरीज कवर करेंगे AWS के ऊपर, EC2 की। ओके, तो मान लेते हैं कि HTTPD की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एक रूट डायरेक्टरी होती है जिसका पाथ होता है ये।
अब मैंने अपने लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर को बोला कि मुझे इसका पाथ ये नहीं रखना, मुझे क्या करना है, मुझे इसका पाथ चेंज करना है। और मान लेते हैं मेरे पास, मेरे कंपनी के अंदर ऐसे 100 ऑफ मशीन्स हैं, ठीक है, 100 मशीन है जिसमें मेरा एप्लीकेशन चल रहा है। अब मान लो कि मेरे पास वो टूल नहीं है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो क्या करेगा, वो हर मशीन पे जाएगा और हर मशीन पे जाके लॉग इन करेगा, ठीक है, और जाके वहां पे ये चेंज करेगा, ठीक है, वहां पे जाके ये पाथ वो चेंज करेगा, ठीक है। अब ये जो टास्क करेगा, ये पाथ जो चेंज करेगा, वो दो तरीके से वो कर सकता है, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि वो GUI यूज करे, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो अपन विंडोज में यूज करते हैं। और दूसरा ये है वो कमांड लाइन इंटरफेस यूज करे, जो अपन लिनक्स में करते हैं, ठीक है, जो अपन लिनक्स में करते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसको। तो वो टास्क दो तरीके से कर सकता है, ठीक है। वो कर सकता है एक तो GUI से, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से, और दूसरा CLI से, ठीक है। अब वो टास्क उसको एक मशीन पे तो करना नहीं है, उसको ऐसे 100 मशीन पे करना है, ठीक है। अब 100 मशीन पे करना है उसको, तो उसको एक तो वो टास्क उसको करेक्ट करना पड़ेगा। अब मान लो उसने एक मशीन में किया, उसने दूसरी मशीन में किया, उसने तीसरी मशीन में किया, करते 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 उसको मतलब वो 50 मशीन पे आ चुका है, ठीक है। एक एक टास्क कर रहा है, मतलब मैनुअली जा जाके कर रहा है वो हर मशीन पे, तो उसको बहुत टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है। अब वो जब वो टास्क कर रहा है तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें गलती भी हो सकती है, ओके। वो टास्क जो कर रहा है, मान लो वो इतनी बार उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और गलती से उसने कुछ, उससे मिस्टेक हो गई मान लो एक सर्वर के ऊपर, ठीक है। और ऐसे ही मान लो फिर उसने दूसरे सर्वर में मिस्टेक कर दी, ऐसे 100 ऑफ सर्वर से फिर उसने से दूसरे सर्वर में मिस्टेक कर दी, ठीक है। मान लेते हैं उसने मिस्टेक्स कर दी। अब क्या होगा, जिसपे उसने मिस्टेक्स करी है उस मशीन पे मेरा ट्रैफिक नहीं आएगा, ठीक है, उस मशीन में मेरा ट्रैफिक नहीं आएगा, क्योंकि उसने क्या करा, उसने डॉक्यूमेंट रूट की एंट्री गलत कर दी मैनुअली करते करते। ह्यूमन है, गलती हो सकती है, ठीक है, नो डाउट। तो क्या होगा, अभी तो उसके पास एक टास्क है, ठीक है, कल को उसको मैं मल्टीपल टास्क देता हूँ, मान लो मैं लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर को बोलता हूँ कि अभी तो एक टास्क है, अब एक काम कर, एक यूजर भी क्रिएट कर, ठीक है, मेरे वेब सर्वर के लिए, ताकि मैं अपने एप्लीकेशन को उस यूजर का एक्सेस दूं। दूसरा टास्क ये दे सकता हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल का एक्सेस सबको नहीं देना है, सिर्फ किसी एक बंदे को देना है, ठीक है, जो इंफ्रा मेंटेन करता है उसको। ऐसे में मल्टीपल टास्क उसको दे सकता हूँ, ठीक है। ये बोल सकता हूँ कि एक फोल्डर क्रिएट करो, उसके अंदर सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेव करो, मतलब मल्टीपल टास्क में दे सकता हूँ, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज करो, या फिर ये पैकेज इंस्टॉल करो, इस पैकेज को अपडेट करो। अब वो इतने सारे टास्क उसको मैं दे रहा हूँ, तो कुछ टास्क ऐसे भी होंगे जो वो क्या करेगा, उसको मेमोराइज करने पड़ेंगे, मान लो उसको याद भी रखने पड़ेंगे कि पहले मुझे ये टास्क करना है, उसके बाद मैं दूसरा टास्क कर सकता हूँ, ठीक है। मान लो कि उसको मैं बोल रहा हूँ HTTP कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके चेंज करो, ठीक है, और उसके उस और उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके चेंज करो, और क्या करना है, उसका डॉक्यूमेंट रूट चेंज करना है। तो वो क्या करेगा, पहले उसको इंस्टॉल पहले तो अपना पैकेज को अपडेट करेगा, मतलब यम अपडेट करेगा या फिर apt get अपडेट करेगा, दूसरा उसको इंस्टॉल करेगा, तीसरा उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके चेंज करेगा, ठीक है, फिर वो सर्विस को स्टार्ट करेगा और ये सब करेगा। मान लो वो सर्विस स्टार्ट करना भूल जाता है जल्दबाजी में, ठीक है, मान लेते हैं वो मैनुअली कर रहा था, वो सर्विस स्टार्ट करना भूल जाता है। अब वो सर्विस स्टार्ट नहीं करेगा तो मेरा एप्लीकेशन चलेगा नहीं, और मेरा एप्लीकेशन नहीं चलेगा तो मेरे मशीन पर ट्रैफिक नहीं आएगा, ये मशीन फालतू चल रहा है। तो ऐसे मल्टीपल टास्क उसको मैंने दिए, और वो इतने सारे टास्क को याद करने के लिए या तो कहीं लिखेगा उसको, ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाएगा, या फिर उसका चेकलिस्ट बनाएगा, देखेगा उसको कि हाँ ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया। अब मैं उसको, अब मान लो कि उससे कुछ गलती हो गई ना, उससे कुछ गलती हो गई, तो इसमें क्या हो सकती है, इसमें जो गलती होती है ना उसको अपन बोलते हैं एक एरर प्रॉन, ठीक है। मतलब वो अभी जो अप्रोच अपन यूज कर रहे हैं मैनुअली करने का, उसमें एरर प्रॉन हो सकता है, मतलब गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, है ना। या तो कोई स्टेप उसे स्किप हो सकता है, या फिर वो कोई गलत स्टेप कर सकता है, ठीक है। तो मतलब ये जो अप्रोच अभी मैनुअली कर रहा है वो हर मशीन पे जाके वो होता है, वो है एरर प्रॉन, मतलब उसमें रिस्क है करने का, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये कि उसका क्या ना, मेरे पास
वेरिफिकेशन नहीं है कुछ कि मतलब उसने जो टास्क किया है, उसको जो मैंने टास्क बोला उसने वो सही किया है, ठीक है, उसने उस टास्क को प्रॉपरली परफॉर्म किया है, या जो रिजल्ट मुझे चाहिए था वो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो उसको मैं वेरिफिकेशन नहीं कर सकता कि वो मैनुअली कर रहा है, और उसको मेरे को वेरीफाई नहीं करना, तो मतलब मेरे पास उसको वेरीफाई करने का लिमिटेड वेरिफिकेशन स्टेप्स है, मतलब कोई नहीं है ना, क्योंकि वो मैनुअली कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सर्वर पे जाके हिस्ट्री कमांड मारूंगा, और हिस्ट्री कमांड में मान लो कि मुझे कुछ जो चाहिए था वो मुझे पता नहीं चल रहा कि उसने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या लिखा है। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में उसने क्या लिखा है वो मुझे हिस्ट्री कमांड में नहीं दिखेगा। हिस्ट्री कमांड में मुझे दिखेगा कि उसने सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एडिट किया है, ठीक है। तो मतलब लिमिटेड वेरिफिकेशन है, मैं वेरिफिकेशन नहीं कर पाऊंगा कि उसने सही किया है या गलत किया है, ठीक है। तो इससे इशू क्या हो रहा है पता है, इससे इशू हो रहा है कि जो मेरा लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर जो मेरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है ना, वो सारे सर्वर्स को या फिर कुछ भी वो चेंजेस कर रहा है उसको मैनुअली और इंडिपेंडेंटली मैनेज कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और ये उसके लिए डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है, ये उसके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। अब डिफिकल्ट हो रहा है, तो अब इसको सॉल्व अपन कैसे करें कि उसको वो डिफिकल्ट ना लगे, मतलब ये इजी हो जाए, उसके लिए इजी हो जाए, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, ये अभी मैंने एक प्रॉब्लम बताया ऐसा, ठीक है, अभी मैं एक और प्रॉब्लम बताऊंगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना, वो है ऑटोमेशन, ठीक है, ऑटोमेशन। तो ये जो ऑटोमेशन टर्म है ना, वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अभी मैंने एक प्रॉब्लम बताया, मैं अभी और प्रॉब्लम बताऊं, ठीक है। तो ऑटोमेशन यहाँ पर हेल्प कर सकता है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने में या कॉन्फ़िगरेशन करने में जो वो गलती करता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। और अगर मान लो मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, या फिर जो मेरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है ना, उसको वो इंश्योर करना चाहिए, मतलब वो जो काम कर रहा है ना, वो सारे सिस्टम पे क्विकली करना चाहिए, मतलब बहुत फास्ट करना चाहिए, करेक्टली करना चाहिए, है ना, और या जो भी डिप्लॉयमेंट कर रहा है वो करेक्टली होना चाहिए, मतलब हम चाहते हैं कि वो थोड़ा फास्ट भी करे उसको और करेक्ट भी करे, ठीक है। मतलब कुछ इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ऑटोमेशन यहाँ पे ये दो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ठीक है। कि जो मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, एक मशीन पे जो मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मुझे 100 ऑफ मशीन पे कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो अगर मैं उसको ऑटोमेट कर दूं, ठीक है, ऑटोमेट कर दूं, तो वो सारी मशीन पे सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, कहीं पे भी मेरा कोई स्टेप मिस नहीं होगा, बराबर, कहीं पे भी मेरा कोई स्टेप मिस नहीं होगा। जैसे अभी यहाँ पे एक स्टेप उसने मिस कर दिया कि उसने HTTPD सर्विस को स्टार्ट नहीं किया और मेरा वेब एप्लीकेशन चला नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इन सब स्टेप को ऑटोमेट कर दूं, ठीक है, और सारी मशीन्स पे अप्लाई कर दूं, कितनी भी मशीन्स हो, चाहे मेरे पास 100 हो या 1000 हो या 2000 हो, इस टास्क को, जो मेरे पास ये टास्क है, इन सबको मैं सारी मशीन पे अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो ऐसे मल्टीपल मशीन पे जाके रन रन हो जाएगा। और ये मुझे इंश्योर, जो मेरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वो इंश्योर करेगा कि मैंने जो टास्क किए हैं वो सारे कंसिस्टेंट टास्क है, मतलब सारे कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्टेंट है, ठीक है, किसी में कुछ भी चेंजेस नहीं है, सब सेम है, करेक्ट। तो अब इस ऑटोमेशन का एडवांटेज क्या है, ठीक है। पहला एडवांटेज तो ये था कि कोई भी गलती नहीं होगी उससे, मतलब अगर वो कोई टास्क स्किप कर जाता है या फिर उससे मैनुअली गलती हो जाती है, मतलब एरर प्रॉन हो जाता है, तो वो पहला सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। दूसरा दूसरा प्रॉब्लम क्या था, दूसरा प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, ठीक है। मान लो कि उसको मैंने अभी बोला था कि एक कितनी मशीन पे करना है, 100 मशीन पे करना है, ठीक है। तो 100 मशीन पे करना है, ठीक है। तो क्या होगा, वो पहले एक मशीन पे किया, अब मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि उसको एक मशीन पे करने करने के लिए 2 घंटे लगे, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक मशीन पे करने के लिए उसको 2 घंटे लगे, और वो एक दिन में वो 6 घंटे काम करता है, मान लेते हैं, ठीक है। एक मशीन पे करने के लिए उसको 2 घंटे लगे और दिन के वो 6 घंटे काम करता है, तो एक दिन में वो कितनी मशीन कर पाएगा, एक एक दिन में वो सिर्फ 3 मशीन पे जाके कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है, करेक्ट, 3 मशीन पे जाके वो कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। मैंने अभी उसको कितनी मशीन दी है, मैंने अभी उसको 100 मशीन दी है। तो मतलब अगर मैं 100 को डिवाइड करूँ 3 से, तो अप्रोक्स मुझे या फिर उस लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर को 33 डेज चाहिए उस टास्क को करने के लिए, समझ रहे हो।
और अगर रिक्वायरमेंट आ गई फास्ट कि अभी फटाफट से चेंज करो, हमारा एप्लीकेशन का जो अपना अपना हमारा जो एप्लीकेशन रनिंग है उसका हमको डॉक्यूमेंट रूट चेंज करना है, कुछ न्यू चेंजेस आ रहे हैं, फटाफट से करना है मुझे, उसको करना है 5 या 10 मिनट में फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ। पर यहाँ पे तो उसको लग रहा है 33 डेज। अब क्या होगा, अभी मान लेते हैं हमारे पास वो टूल नहीं है, ठीक है, अब 33 डेज है। अब 33 डेज वो बंदा अकेला करेगा तो मैनेजर सोचेगा या फिर मेरी कंपनी सोचेगी कि मुझे और बंदे हायर करने पड़ेंगे, करेक्ट। अगर वो इस टास्क को 5-10 मिनट में कराएगा तो उसको सोचो कितने बंदे हायर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसको और बंदे हायर करने पड़ेंगे, ठीक है, मान लेते हैं उसने कुछ हायर कर लिए 10 बंदे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे उसका उस कंपनी का कॉस्ट बढ़ गया, समझ रहे हो, उस कंपनी का कॉस्ट बढ़ गया। मतलब वो कॉस्ट ऑप्टिमाइज तो हुआ नहीं, कॉस्ट बढ़ गया, उसका कॉस्ट इंक्रीज। मतलब एक टास्क को करने के लिए उसको इतने बंदे हायर करने पड़ रहे हैं। मान लो वो एक बंदे को 20,000 दे रहा है, तो उसके पास अगर 10 बंदे आ जाए तो 10 × 20,000 उतना उसका पैसा गया, समझ रहे हो। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है, कॉस्ट का, मतलब उसका कॉस्ट बढ़ रहा है, यहाँ पे रिसोर्सेज उसको ज्यादा यूज करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टूल आया है, ठीक है, एक टूल है जो बहुत पॉपुलर है, लोग बाग सब यूज करते हैं डेवऑप्स में। तो वो टूल हम अभी देखेंगे। तो अब मुझे क्या चाहिए, ठीक है, मेरे पास 3 प्रॉब्लम हो गए। पहला प्रॉब्लम तो ये हो गया कि मुझे वो टास्क को मैनुअली करना पड़ रहा था। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि वो टास्क जो मैं कर रहा हूँ या जो मेरा सिस्टम एडमिन कर रहा है वो एरर प्रोन हो सकता है, ठीक है। तीसरा टास्क क्या है, तीसरा इशू क्या है, कॉस्ट, कॉस्ट ज्यादा लग रहा है। ऐसे मल्टीपल इशू है, अभी तो मैंने सिर्फ 3 हाईलाइट किए हैं, ठीक है। ऐसे मल्टीपल इशू है, ठीक है। अब अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए मैंने बता तो दिया कि मुझे ऑटोमेशन चाहिए, ठीक है। अब मुझे ऑटोमेशन चाहिए तो मुझे कैसा ऑटोमेशन सिस्टम चाहिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम चाहिए जो हमको, है ना, इम्प्लीमेंट करने दे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड प्रैक्टिस। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड प्रैक्टिस क्या होता है वो देखते हैं, IAC, ओके। ये जब हम टेराफॉर्म पढ़ेंगे उसमें ये टर्म अपन यूज करेंगे। तो सेम कंसेप्ट है, वहां पे भी अपन देखेंगे और यहाँ पे भी देखते हैं, ठीक है। तो ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, मतलब मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए, एक ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम चाहिए जो मुझे इंप्लीमेंट करने थे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का प्रैक्टिसेस, समझ रहे हो। अब ये IAC क्या होता है, ठीक है। IAC का मतलब ये है कि हमने जो कोड लिखा है ना, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड लिखा है, मतलब हमने जो कोड लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, ठीक है, वो किस लैंग्वेज में होगा, वो होना चाहिए मशीन रीडेबल ऑटोमेशन लैंग्वेज में, करेक्ट, मशीन रीडेबल ऑटोमेशन लैंग्वेज में, मतलब उसको मशीन रीड कर पाए, ठीक है। तो IC का मतलब ये है कि हम मशीन रीडेबल ऑटोमेशन लैंग्वेज यूज करें अपने टास्क को डिफाइन करने के लिए और डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। है ना, जैसे मेरा जो टास्क था वो टास्क क्या था कि मुझे HTTPD इंस्टॉल करना है या फिर मुझे कुछ यूजर क्रिएट करने हैं, उन यूजर को मुझे परमिशंस देनी है। तो ये सब टास्क जो मुझे डिफाइन करने या डिस्क्राइब करने हैं ना, उसको मैं इजिली मशीन रीडेबल ऑटोमेशन लैंग्वेज में डिफाइन कर सकूँ, ठीक है। तो वो मुझे प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, मतलब आई इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड कुछ नहीं, एक कंसेप्ट मान लेते हैं कि आप अपने कोड को या इंफ्रा को एज अ कोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो ऑटोमेशन लैंग्वेज है ना, ये बहुत इजी होती है, करेक्ट, ये बहुत इजी होती है। ये ह्यूमंस आराम से रीड कर सकते हैं, मतलब मशीन भी रीड कर सकता है इसको और ह्यूमंस भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको रीड करके हमको क्या डिफाइन करना है, ठीक है, कि हम ये समझ जाए कि हमने एक IAC लिखा, उसको देख के हम ये समझ जाए कि है ना हमारा जो मशीन है अभी किस स्टेट में है और हमको किस स्टेट में चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी अब किस स्टेट में, मतलब अभी मेरे मशीन पे HTTPD इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए HTTPD इंस्टॉल। तो मुझे अगर इस स्टेट से इस स्टेट में आना है
तो मैं आईएसी का कंसेप्ट यूज करूंगा, ठीक है। और आईएसी क्या होता है? आईएसी होता है मशीन रीडेबल ऑटोमेशन लैंग्वेज, और ह्यूमन रीडेबल तो होता ही है। तो मुझे एक ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम चाहिए जो आईएसी को सपोर्ट करे, ठीक है, मतलब आईएसी की प्रैक्टिसेस को अलाउ करे, इंप्लीमेंट करने दे मुझे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड की प्रैक्टिसेस को मुझे इंप्लीमेंट करने दे, ठीक है। अब इसका दूसरा एडवांटेज क्या है? इसका दूसरा एडवांटेज ये होता है आईएसी का कि वो सिंपल एक टेक्स्ट फाइल में होता है, तो उसको हम अपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम में भी मेंटेन कर सकते हैं। अभी वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है गिट। फॉर एग्जांपल मान लो, ठीक है, मैंने एक कोड लिखा, ठीक है, मैंने अपने इंफ्रा के लिए कोड लिखा। अब उस कोड को मैंने रन करके मैंने अपने सारे मशीन्स पे रन कर दिया, मतलब उस कोड को मैंने सारी मशीन्स पे रन कर दिया, और उसने मेरी मशीन्स की स्टेट चेंज कर दी, मान लो उसने HTTP इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब कल को मैंने बोला, अब कल को मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आया है, फिर डेवलपर के पास एक रिक्वायरमेंट आया जिसने ये कोड लिखा है कि आप एक डेटाबेस भी इंस्टॉल करो, ठीक है, एक डेटाबेस भी इंस्टॉल करो। तो वो इसी कोड में कुछ डेटाबेस की लाइन लिख देगा नीचे, ठीक है। अब उसने कुछ कमांड्स गलत लिख दी, और उसने यहाँ पे कमांड्स रन कर दी, और वो कुछ और इंस्टॉल हो गया, और उस कमांड ने क्या करा, मान लेते हैं उस कमांड ने मेरी HTTP सर्विस को स्टॉप कर दिया या किल कर दिया। अब क्या होगा? अब जैसे ही किल कर देगा तो मेरा सर्वर तो गया डाउन, मेरे सर्वर पर ट्रैफिक नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, फटाफट से इस स्टेट में जो कोड लिखा है उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा इस स्टेट में। मतलब गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, मैं अपने प्रीवियस स्टेट में जाके भी उसको रन कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं चेकआउट करूंगा किसके अंदर, मैं चेकआउट करूंगा अपनी इस फाइल के अंदर, और इसको फिर से अप्लाई कर दूंगा, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आईसी के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे एक ये हो गया, सिंपल होता है, ह्यूमन रीडेबल होता है, मशीन रीडेबल ऑटोमेशन लैंग्वेज होता है, ठीक है। दूसरा ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे जो मैनुअली टास्क थे ना, जो हम सर्वर पे कर रहे थे ना, उस मैनुअली टास्क को हम कम करके अब ऑटोमेशन ऑफ टास्क यूज करने लग जाए। मान लो हमने ऑटोमेशन ऑटोमेशन कर रहे हैं, हम किसका टास्क का यूज करने लग जाए, तो हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन होंगे ना सर्वर पे, वो हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगे। उसका एडवांटेज ये है ऑटोमेशन का, ठीक है। अल्टीमेटली क्या करना है अपन को, अल्टीमेटली ह्यूमन एरर को निकालने के लिए हम हमारे चेंजेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर में होंगे उसको ऑटोमेशन से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एडवांटेज क्या हुआ, ऑटोमेशन का एडवांटेज ये हुआ कि ह्यूमन एरर नहीं होगा, ह्यूमन एरर नहीं होगा। दूसरा, कॉस्ट बचेगा, ठीक है। तीसरा, एक आईएसी की अपन प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं, ठीक है। चौथा, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, मतलब गिट में अपन अपने कोड को रख कर सकते हैं, कभी भी चेकआउट मार सकते हैं, कभी भी रिवर्ट कर सकते हैं। मेन एडवांटेज है कि मैनुअली उस टास्क को मैं नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब मेरा टाइम सेव हो रहा है। पांचवा हो गया कि टाइम सेविंग, टाइम सेविंग इज इंपॉर्टेंट, ओके। टाइम सेव कर लिया तो कॉस्ट भी सेव हो जाएगा। तो मेन जो अपन सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं ना, वो क्या, एक तो मैनुअली टास्क नहीं कर रहे, ह्यूमन एरर नहीं हो रहा, कॉस्ट सेव हो रहा है, और टाइम सेव हो रहा है, ठीक है। तो अब ये सारे बेनिफिट हमको कौन देगा? ये सारे बेनिफिट हमको एक टूल देगा जिसका नाम है एनसिबल। एनसिबल, अभी एनसिबल क्या है, ठीक है। तो एनसिबल एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम है, ओके, जो कि क्या है, जो कि ये ओपन सोर्स, मतलब एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब ओपन सोर्स का मतलब इसका कोड ओपन होगा, ओके, मतलब पब्लिकली ओपन है, इसका कोड कोई भी आके इसका कोड देख सकता है, और इसके इसके सॉफ्टवेयर में कंट्रीब्यूशन कर सकता है खुद का कोड लिख के, ठीक है। तो एंसिबल एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है, करेक्ट। हमारी जो प्रॉब्लम थी वो कौन सॉल्व कर रहा था, वो सारी प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे ऑटोमेशन से।
अब ऑटोमेशन का प्लेटफॉर्म हमको कौन दे रहा है? ऑटोमेशन का प्लेटफॉर्म हमको दे रहा है एनसिबल। तो एनसिबल क्या हुआ? तो एनसिबल हुआ ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म तो सिंपल है। एनसिबल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि हमको देता है ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। सिंपल, ठीक है। तो ये सिंपल ऑटोमेशन लैंग्वेज है, ओके। जो एनसिबल है ये एक लैंग्वेज यूज करता है, सिंपल ऑटोमेशन लैंग्वेज है जो परफेक्टली डिस्क्राइब करती है, ओके, हमारे आईटी एप्लीकेशंस या इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। अब वो कैसे डिफाइन करती है? ये जो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है, ये तो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म दे रहा है अपन को एनसिबल। अब इस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म पे मैंने अभी बोला कि ऑटोमेशन लैंग्वेज भी चाहिए। तो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म पे हमको एक ऑटोमेशन लैंग्वेज मिल रहा है जिससे हम हमारे टास्क को परफेक्टली डिस्क्राइब कर सकते हैं। और उस टास्क को हम परफेक्टली डिस्क्राइब कहाँ करते हैं? ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म के अंदर। ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म दे रहा है एनसिबल, तो वो टास्क जो हम डिस्क्राइब करेंगे या डिफाइन करेंगे वो भी क्या होगा? वो भी एनसिबल का होगा। तो उसको हम बोलते हैं एनसिबल प्लेबुक, ओके। तो क्या हुआ अपना एनसिबल प्लेबुक? क्या हो? एनसिबल प्लेबुक सिंपल ऑटोमेशन एक लैंग्वेज हुआ जो हमारे टास्क को डिस्क्राइब करता है, और ये हमको कौन देता है? ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। और ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म कौन है? एनसिबल। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एनसिबल प्लेबुक। और हम एनसिबल एनसिबल को हम एक और चीज बोल सकते हैं। एनसिबल को हम बोल सकते हैं कि ये एक ऑटोमेशन इंजन है, ओके। ये एक ऑटोमेशन इंजन है जो रन करता है किसको? एनसिबल प्लेबुक को, ठीक है। मतलब एनसिबल एक ऑटोमेशन इंजन भी है जो रन करता है प्लेबुक को। ऑटोमेशन इंजन, एनसिबल एक ऑटोमेशन इंजन भी जो रन करता है किसको? प्लेबुक। अभी प्लेबुक क्या है, ठीक है। अब मेन चीज आता है ये प्लेबुक क्या है। तो प्लेबुक देखते हैं। प्ले बुक, ठीक है। तो प्लेबुक क्या है? अभी मैंने बताया कि प्लेबुक एक सिंपल ऑटोमेशन लैंग्वेज है। तो उसके अंदर मैं कोड लिखूंगा, ठीक है, ठीक है। प्लेबुक एक सिंपल ऑटोमेशन लैंग्वेज टूल है जिसके अंदर मैं कोड लिखूंगा। अब इस प्लेबुक के अंदर जो कोड लिखूंगा ना मैं, वो किस फॉर्मेट में होगा? वो होगा यामल फॉर्मेट में, ठीक है। अब ये यामल क्या होता है? यामल कुछ नहीं होता। यामल में हम सिर्फ की वैल्यू पास करते हैं कि हमको ये चाहिए और उसकी वैल्यू ये है, ठीक है। मैंने बोला कि मुझे एक यूजर क्रिएट करना है, तो मैं बोल दूंगा कि यूजर का नेम बताओ। तो यूजर का नेम मैं बता दूंगा कि मेरा यूजर का नेम है फॉर एग्जाम्पल टेक्नो हल्क, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसको एक्सेस देना या फिर कुछ भी देना या फिर उसको परमिशन देना है या फिर कुछ भी। तो यामल फॉर्मेट में हमको सिर्फ एक की और एक वैल्यू देना पड़ता है, ठीक है। वो पास कर दो बस। अपन यामल देखेंगे, यामल जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा और अच्छे से। तो यामल इतना होता है, ये इसको अपन को सिर्फ इतना पास करना होता है कि हमको क्या चाहिए, सिर्फ हम डिक्लेयर करते हैं कि हमको क्या चाहिए। बाकी ये अपने आप सब कर लेता है बैकएंड में, ठीक है। तो यामल एक फॉर्मेट है प्लेबुक को लिखने का जो एनसिबल प्लेबुक यूज करता है, ठीक है। और मैंने क्या बोला? ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, तो इसको ह्यूमन आराम से रीड कर सकते हैं। अब इस प्लेबुक को, अब इसका नाम प्लेबुक कैसे पड़ा? करेक्ट। अब एनसिबल के अंदर हम प्लेबुक लिखते हैं, तो इसका नाम प्लेबुक क्यों क्यों पड़ा? तो प्ले जनरली क्या होता है पता है? प्ले जन कुछ नहीं होता। प्ले होता है सीरीज ऑफ टास्क, मतलब कुछ टास्क होते हैं जो हम हमारी प्लेबुक के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि यूजर क्रिएट करना है, यूजर को परमिशन देना है, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है या कोई पैकेज अपग्रेड करना है, ठीक है, या कोई सर्विस को रन करना है। तो मैं मल्टीपल सीरीज ऑफ टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। अब तो सीरीज ऑफ टास्क क्या हो गया? प्ले। अब इन सबको मैं कलेक्टिवली बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? प्ले बुक। जैसे अपने पास मल्टीपल पेजेस हैं तो कलेक्शन ऑफ पेजेस इज कॉल्ड बुक, सिमिलरली कलेक्शन ऑफ टास्क क्या होगा? प्ले बुक। तो इसलिए एनसीबल में इसको प्ले बुक बोलते हैं। प्ले होता है सीरीज ऑफ टास्क, उसको कंबाइन कर दो तो उसको हम बोलते हैं प्ले बुक। ये सिंपल सा इसका मीनिंग है प्ले बुक का। और प्ले बुक कुछ नहीं है, प्ले बुक सिर्फ एनसीबल के टर्म में बोलते हैं। जैसे एक टर्म हो गया, अगर किसी को बोलेंगे ना कि हाँ प्ले बुक लिख दो, तो मतलब उसको सिंपल सा एक फाइल क्रिएट करनी है यामल फॉर्मेट में, उसको उसमें अपना टास्क डिफाइन करना है और उसको प्ले बुक बोलते हैं और कुछ नहीं, ठीक है।
अब मेरे पास एनसिबल आ गया, ठीक है, एनसिबल हो गया ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म, मेरे पास ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म आ गया। दूसरा, ऑटोमेशन लैंग्वेज भी आ गया, ठीक है, जो कि मैं प्लेबुक के अंदर लिखूंगा, जो कि होगा यामल फॉर्मेट में। ठीक है, तो एनसिबल ही हम क्यों यूज करें, ये भी क्वेश्चन है कि हाँ ठीक है, एनसिबल को हम, एनसिबल से हमको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सारे बेनिफिट्स हमको एनसिबल दे रहा है, ठीक है, और हमने सब समझ लिया कि क्या क्या बेनिफिट्स हमको एनसिबल दे रहा है, पर अब एनसिबल ही हम क्यों यूज करें, वो भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो एनसिबल का जो मेन इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है ना, वो क्या होता है, एनसिबल होता है एजेंट लेस। ठीक है, अब ये एजेंट लेस क्या होता है और ये एजेंट क्या होता है, मैंने अपने प्रोमेथियस में कवर किया है एजेंट के बारे में। ओके, तो मतलब कुछ कुछ टूल्स को ना एजेंट्स लगता है, तो उसमें मैंने बताया था एक एग्जांपल में कि प्रोमीथियस के वीडियोस में बताया था, आप देख लेना, उसमें एजेंट्स के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया था क्या होता है, सिंपल सा। तो जो एनसिबल है ना, वो एजेंट लेस है, और एजेंट के दो, एक एजेंट का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है, सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी मतलब अपना सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है एजेंट के थ्रू। ठीक है, तो एंसिबल इसलिए इतना पॉपुलर हो रहा है क्योंकि ये एजेंट लेस आर्किटेक्चर पे काम करता है। अभी एजेंट लेस आर्किटेक्चर क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक बार एंसिबल का आर्किटेक्चर। ठीक है, तो एंसिबल में जनरली दो मशीन्स होती हैं। ठीक है, एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल नोड। ठीक है, और दूसरी टाइप की मशीन होती है मैनेज होस्ट। इन मशीन को हम बोलते हैं मैनेज्ड होस्ट। मैनेज्ड होस्ट। ठीक है, तो ये कंट्रोल नोड है और ये मैनेज्ड होस्ट है। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है, कंट्रोल नोड वो होता है जहां पे हम एनसिबल को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, मतलब जहां पे हम अपना एनसिबल का जो सॉफ्टवेयर होता है या एप्लीकेशन होता है उसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, और एनसिबल इंस्टॉल करने के साथ साथ हमारे हमारा जो एनसिबल का जो प्लेबुक होता है, जो प्रोजेक्ट होता है ना, वो भी इसी मशीन पे होता है। ठीक है, वो सब इसी मशीन पे होता है। ठीक है, तो अब एनसिबल का जो आर्किटेक्चर है वो ऐसा है कि कंट्रोल नोड होता है और मैनेज होस्ट होता है। ठीक है, अभी अपना जो प्रॉब्लम था वो ये था कि जो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक एक मशीन के अंदर जाके काम कर रहा था। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो सिर्फ एक कंट्रोल मशीन पे काम करेगा, मतलब इसको हैंडल करेगा और इस मशीन से इन सारी मशीन पे टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, 100 ऑफ टास्क परफॉर्म करेगा या 100 ऑफ मशीन्स पे 100 ऑफ टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये हो गया उसका ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म जहां पे एनसिबल पड़ा है और वो अपने कंट्रोल नोड से मैनेज करेगा। अब वो कंट्रोल नोड से कैसे मैनेज करेगा, ठीक है, वो भी एक प्रॉब्लम है कि वो कंट्रोल नोड से कैसे सबको मैनेज करेगा। ठीक है, अब जो एनसिबल वर्क करता है ना, एनसिबल वर्क करता है SSH। ओके, मतलब वर्क करता है इन द सेंस, मतलब एनसिबल यूज करता है SSH, ओपन SSH। ओके, अब ये, अब नॉर्मल सी बात है, अब ये इन सारे मशीन पे जाके टास्क करेगा, तो इसको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना इन पे टास्क रन करने के लिए। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या यूज करता है, ये यूज करता है ओपन SSH या फिर SSH करता है। ठीक है, तो हम जो भी टास्क लिखते हैं, ठीक है, अब टास्क क्या होता है, टास्क होता है प्लेबुक। प्लेबुक में हम जो भी टास्क लिखते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, जैसे मैंने प्लेबुक में एक टास्क लिखा सिंपल सा कि
मुझे एक यूजर क्रिएट करना है, तो एनसिबल बैकएंड में क्या करेगा, ठीक है, इस मशीन पे जाएगा, ठीक है, और यूजर क्रिएट करने का एक प्रोग्राम यहाँ पे रन कर देगा। सिमिलरली इस मशीन पे जाएगा, ये प्रोग्राम रन कर देगा, इस मशीन पे जाएगा, ये प्रोग्राम रन कर देगा, इस मशीन पे जाएगा, यूजर क्रिएट करने का एक प्रोग्राम रन कर देगा। बट हम बोल रहे हैं कि एनसिबल होता है एजेंट लेस, ठीक है, पर देखा जाए तो वो कुछ तो यूज कर रहा है। वो क्या यूज कर रहा है? वो ओपन एसएसएच यूज कर रहा है, कुछ तो यूज कर रहा है ना वो। एजेंट लेस वो इसलिए बोला जाते हैं उसको कि हमको एनसिबल एनसिबल से ऑटोमेशन करने के लिए हमको एनसिबल स्पेसिफिक कोई भी एजेंट नहीं लगता है, ठीक है। एनसिबल स्पेसिफिक मतलब कि एनसिबल कोई टास्क कर रहा है ना, तो एनसिबल का एक एजेंट चाहिए होगा मुझे, जो मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँ, यहाँ पे इंस्टॉल करूँ, यहाँ पे इंस्टॉल करूँ और यहाँ पे इंस्टॉल करूँ। मतलब एनसिबल स्पेसिफिक एजेंट्स मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, इसलिए इसको हम बोलते हैं एजेंट लेस। और ये जो ओपन एसएसएच है ना, ये बाय डिफॉल्ट अपने मशीन्स में आता है, या अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में तो कोई और एप्लीकेशन यूज होता है, पर ये इनबिल्ड आता है पहले से ही, ठीक है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये ओपन एसएसएच या एसएसएच ये इनबिल्ड आता है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ तभी इसको ओपन बोल रहे हैं कि एजेंट लेस है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको कंट्रोल नोड को मैनेज करना है, ठीक है, समझ रहे हो। सिर्फ हमको कंट्रोल नोड को मैनेज करना है और उसमें एंसिबल इंस्टॉल करना है। एंसिबल स्पेसिफिक कोई भी एजेंट मुझे नहीं चाहिए, और ये एसएसएच इसको भी मुझे इंस्टॉल नहीं करना, ये बाय डिफॉल्ट मेरे मशीन में आएगा। ओके, ये बाय डिफॉल्ट मेरे मशीन के सर्वर में ओपन एसएसएच आता है, ठीक है। एडब्ल्यूएस पे हम देखेंगे, जब हम मशीन पे लॉगिन करेंगे तो एसएसएच के थ्रू करेंगे, क्योंकि जब हम मशीन लॉन्च करते हैं तो हम उसमें ना तो एसएसएच का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना कुछ करते हैं, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एसएसएच आता है, ठीक है, उसकी सर्विस रनिंग होती है। तो इसलिए एजेंट को बोलते हैं एजेंट लेस। अब ये एंसिबल काम कैसे करता है, ठीक है, काम करता है एसएसएच के थ्रू, पर ये बैकएंड में कैसे करता है वो देखते हैं अपन, ठीक है। अब मुझे एक टास्क परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल एक यूजर क्रिएट करना है, ठीक है, मुझे एक यूजर क्रिएट करना है, और ये ये हो गया एक टास्क, ठीक है। और इस टास्क की फाइल को मैं क्या बोलूंगा, प्लेबुक, ठीक है। मैंने एक प्लेबुक क्रिएट कर दी यूजर क्रिएट करने की, ठीक है, ठीक है। अब एंसिबल क्या करता है, हर टास्क को करने के लिए एक मॉड्यूल यूज करता है। मतलब एंसिबल के पास हर टास्क परफॉर्म करने के लिए पहले से ही एक मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल कुछ नहीं होता, मॉड्यूल एक सिंपल सा प्रोग्राम होता है जो पाइथन में लिखा रहता है, या पावर शेल या शेल स्क्रिप्ट में लिखा रहता है, सिंपल सा प्रोग्राम। अगर मुझे एक यूजर क्रिएट करना है तो एक सिंपल सा प्रोग्राम होगा, उसके अंदर कोड लिखा होगा यूजर क्रिएट करने का। तो एंसिबल क्या करता है, एंसिबल ये जो मॉड्यूल होता है ना, ये इन मॉड्यूल को यूजिंग एसएसएच इन सर्वर पे पुश करता है। ओके, इन प्रोग्राम्स को इन सर्वर पे पुश करता है, ठीक है, इन सर्वर पे पुश करता है इन प्रोग्राम्स। और जो एंसिबल रिटर्न है वो पाइथन में रिटर्न है, ठीक है, ठीक है। अब इन प्रोग्राम्स को रन पुश करता है, और इन प्रोग्राम्स को यहाँ पे जाके ये रन कर देता है बस। ये जो मॉड्यूल्स होता है इनको यहाँ पे जाके रन कर देता है और यूजर क्रिएट कर देगा यहाँ पे आके, ठीक है। जैसे ही ये प्रोग्राम रन होता है ना, इन प्रोग्राम को ये रिमूव कर देता है यहाँ से, सर्वर से। ये बैकएंड में करता है, ये अपन को पता नहीं चलता, पर ये बैकएंड में ऐसे काम करता है। ये क्या करता है, मॉड्यूल्स को सर्वर्स पे जाके पुश करता है, मतलब पुश करेगा मॉड्यूल को, उस मॉड्यूल को वहां पे ये रन करेगा। जैसे ही मॉड्यूल का टास्क खत्म हो जाएगा, जैसे ही वो प्रोग्राम अपना काम कर देगा, यूजर क्रिएट कर देगा, उस प्रोग्राम को वो वहां से निकाल देगा या डिलीट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये बैकएंड में एक एक फाइल क्रिएट करेगा, एक मॉड्यूल, एक प्रोग्राम क्रिएट करेगा, ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, इसके पास मॉड्यूल ऑलरेडी रहता है, इसके पैकेज में आते हैं मल्टीपल मॉड्यूल्स, ठीक है। तो एक मॉड्यूल इसके पास रहता है, ठीक है, एक मॉड्यूल मतलब एक प्रोग्राम फाइल इसके पास रहता है। उस फाइल को मान लेते हैं ये एसएसएच के थ्रू इस पे पुश कर देगा, अब वो फाइल यहाँ पे आ गई। अब ये क्या करेगा, उस एक कमांड लिखी रहती होगी इसके पास, उस वहां पे जाके उस फाइल को रन कर देगा। जैसे ही वो उस फाइल को रन करेगा, वो क्या करेगा, वो इस सर्वर पे जाके यूजर क्रिएट कर देगा। अब जैसे ही यूजर क्रिएट हो गया, एंसिबल क्या करेगा, उस फाइल को फिर से उस फाइल को डिलीट कर देगा। समझ रहे हो। तो बैकएंड में ये ऐसे काम करता है, ये छोटा सा मॉड्यूल होता है, छोटा सा प्रोग्राम होता है, उसको पुश करता है, पुश करके टास्क परफॉर्म करवाता है, टास्क परफॉर्म हो गया वैसे फिर उसको रिमूव कर देता है। इसलिए ये एसएसएच यूज करता है। एसएसएच अपन यूज क्यों करते हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे एसएसएच का फंडा, के एसएसएच क्या होता है और अपन एसएसएच कैसे करते हैं, अपने दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे एसएसएच के बारे में, ठीक है। एसएसएच मतलब होता है, सिंपल बता देता हूँ आपको, कि मुझे रिमोट मशीन पे लॉगिन करना है तो मैं यूज करूंगा एसएसएच।
फॉर एग्जाम्पल अभी मैं मान लो मैं अभी जयपुर में हूँ और मुझे कोई यूएसए की मशीन को एक्सेस करना है जो मेरी क्लाउड पे नॉर्थ वर्जीनिया पे रनिंग हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा अपने लोकल से एसएसएच, मतलब एसएसएच इज यूज टू कनेक्ट अ रिमोट मशीन, सिंपल मीनिंग है और इतना ही इनफ है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर शेल। अब इसको अपन सिक्योर शेल ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम रिमोट से लॉगिन करते हैं, मतलब हम यहाँ से अपने इस रिमोट पे लॉगिन करेंगे ना, तो ये हमको एक शेल देगा जो सिक्योर होता है, तो इसलिए इसको सिक्योर शेल बोलते हैं, ठीक है। हम देखेंगे कैसे करते हैं ये। तो एनसिबल क्या करता है, एनसिबल यूज करता है एसएसएच टू कनेक्ट ऑल द रिमोट सर्वर। अब क्या होगा, अब मेरे लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का टास्क इजी हो गया, अब वो एक ही मशीन पे बैठा रहेगा और उसको जो टास्क क्रिएट करने हैं ना, मल्टीपल टास्क, वो एक प्ले बुक में लिखेगा और इस प्ले बुक को रन कर देगा एनसिबल यहाँ से। अब जैसे इस प्ले बुक को रन करेगा, अब इस प्ले बुक के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स हम यूज करेंगे हर टास्क को करने के लिए, और मॉड्यूल्स क्या होता है, एक प्रोग्राम। तो एनसिबल क्या करेगा, इन सारे प्रोग्राम्स को पुश करेगा हर सर्वर पे, रन करेगा, जैसे काम खत्म होता है उसको डिलीट कर देगा, यहाँ पे जाएगा, रन करेगा, काम खत्म, डिलीट। तो ये ऑटोमेट हो गया, कितना सिंपल हो गया। अपने लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का टाइम बच गया, दूसरा कॉस्ट बच गया, तीसरा एरर होने की संभावना नहीं है, ठीक है, मतलब एरर के चांसेस बहुत कम है अगर उसकी प्लेबुक करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल एडवांटेजेस होते हैं एनसिबल यूज करने के। तो अभी मैंने आपको बताया कि एनसिबल क्या होता है और एनसिबल क्या यूज करता है। एनसिबल एक ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जो ऑटोमेशन लैंग्वेज यूज करता है, जो कि होती है प्लेबुक। प्लेबुक यामल फॉर्मेट में होती है, ठीक है। और इस प्लेबुक के अंदर हम लोग मल्टीपल मल्टीपल मॉड्यूल्स यूज करते हैं। मॉड्यूल्स कुछ नहीं होता, प्रोग्राम होता है जो टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। तो एनसिबल में उन प्रोग्राम्स को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल्स, और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है कि अब मुझे 100 ऑफ सर्वर पे जाके टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। अब एनसिबल को ऐसे पता चलेगा कि कौन कौन सी मशीन पे जाके मुझे टास्क परफॉर्म परफॉर्म करना है, ठीक है। इसके पास कुछ नॉलेज तो आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी मशीन पे जाना है तो उस मशीन का मुझे क्या चाहिए, उस मशीन का मुझे चाहिए एड्रेस, ठीक है। अब मुझे किसी के घर जाना है तो मुझे उसका एड्रेस लगेगा, और कंप्यूटर पे जाना है तो कंप्यूटर का एड्रेस क्या होता है, कंप्यूटर का एड्रेस होता है आईपी एड्रेस। तो मेरा जो एनसिबल है उसको क्या चाहिए होगा, उसको चाहिए होगा आईपी एड्रेस, समझ रहे हो, उसको चाहिए आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस उसको किसका चाहिए, जिस पे उसको टास्क परफॉर्म करना है, तभी वो क्या करेगा, वो देखेगा कि अच्छा ये सारी आईपी एड्रेस मेरे पास है, मतलब मुझे इन पे टास्क परफॉर्म करना है। फिर वो बैकएंड में क्या करेगा, सारी आईपी एड्रेस को उठाएगा, एक एक करते करते करते, मतलब इसको उठाया, इस पे गया, रन किया, इसको उठाया, इस पे गया, रन किया। तो हर मशीन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आईपी एड्रेस, ताकि एनसिबल समझ पाए कि हमको किस किस मशीन पे रन करना है। अब ऐसे तो नहीं है ना कि लिनक्स की कमांड विंडोज पे रन हो जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए हमको आईपी लगता है कि इन इन मशीन्स पे जाके ये स्क्रिप्ट रन करनी है। अब वो हम देखेंगे कि एनसिबल अब ये आईपी कहाँ स्टोर करता है, ठीक है, उसका क्या पाथ है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे रन करते हैं। तो ये बेसिक ओवरफ्लो था, आर्किटेक्चर था किसका, एनसिबल का, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा आज, पहले तो हमने प्रॉब्लम पढ़ा कि प्रॉब्लम क्या हो रहा था। प्रॉब्लम हो रहा था, टास्क मैनुअल हो रहा था, कॉस्ट बढ़ रहा था, गलतियां हो रही थी, टाइम बढ़ रहा था, सब कुछ, मतलब हमने प्रॉब्लम सारा पढ़ा, ठीक है। दूसरा, उस प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन पढ़ा, ठीक है, कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ऑटोमेशन, ठीक है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या, ऑटोमेशन। और ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म मुझे कौन दे रहा था, ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म मुझे दे रहा था एनसिबल, ठीक है, एनसिबल। और एनसिबल ही क्यों, एनसिबल मुझे एक तो आईएसी का प्रैक्टिस इंप्लीमेंट करने के लिए दे रहा था, मतलब मुझे आईएसी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड इंप्लीमेंट करने के लिए दे रहा था, है ना। दूसरा, ये एजेंटलेस होता है, मतलब मेरा जो वर्कर नोड्स है, मतलब अगर मैं बिना एजेंट के काम कर रहा हूं तो मेरी मशीन सिक्योर है, करेक्ट। अब कुछ ऑटोमेशन टूल्स ऐसे होते हैं जिसमें हमको है ना उस स्पेसिफिक टूल्स का एजेंट भी इंस्टॉल करना पड़ता है मैनेज्ड होस्ट पे, बराबर। जैसे ये कंट्रोल नोड हो गया, ठीक है, और ये हो गया मैनेज्ड होस्ट। तो एक मैनेज्ड होस्ट, ठीक है। अब कुछ ऑटोमेशन टूल्स ऐसे हैं कि अगर हम उसको कंट्रोल नोड पे इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो उसी टूल का स्पेसिफिक एजेंट हमको सारे मैनेज्ड होस्ट पे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, करेक्ट। अब इससे अपनी सिक्योरिटी भी खराब हो सकती है। मान लो ये फाइनेंस का सर्वर है,
ये डेटाबेस है। अब इसमें जाके मैं उस एजेंट को इंस्टॉल कर दूं, उस एजेंट के कोड में क्या लिखा है मुझे क्या पता, कुछ गड़बड़ी कर दे, डाउन कर दे मेरा सर्वर, तो मैं तो गया, फंस गया। ठीक है, हमारी मशीन तो गई काम से, अब कहाँ से मिलेगी मशीन, समझ रहे हो? तो इसलिए एंसिबल इतना पॉपुलर है क्योंकि इसमें एजेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जिस एजेंट की जरूरत पड़ती है वो बाय डिफॉल्ट अपनी मशीन के अंदर होता है, जो कि होता है SSH। ठीक है, ओपन SSH या फिर SSH बोल दो। तो इसलिए एंसिबल इतना पॉपुलर है और इतना ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, और एंसिबल पाइथन में लिखा हुआ है। अगर आपको पाइथन आती है अच्छे से तो आप खुद के मॉड्यूल्स बना सकते हो एंसिबल में, और उसको आप यूज कर सकते हो। मॉड्यूल्स कुछ नहीं होता, पाइथन का प्रोग्राम ही होता है जो एंसिबल सारे मैनेज्ड होस्ट पे जाके कॉपी पेस्ट मारता होगा और वहां पे रन करता होगा, फिर डिलीट कर देता होगा। बैक एंड में बता रहा हूँ, नॉट श्योर ऐसे काम करता है, पर ऐसे ही होता है, मतलब कि वो मॉड्यूल्स को पुश करता है, उनको रन करता है और फिर डिलीट कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है एंसिबल का, कि वो आइटम पोटेंट है। अब ये आइटम पोटेंट क्या होता है? ठीक है, ये अब आइटम पोटेंट क्या होता है, आइटम पोटेंट, ये टर्म होता है जो आइटम पोटेंट, ये आपने बहुत जगह सुना होगा, और ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज आइटम पोटेंट, है ना, ये एंसिबल क्या है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं हाँ भाई, एंसिबल हमको एक फीचर देता है जो कि होता है आइटम पोटेंट। आइटम पोटेंट का मतलब ये होता है कि अगर मैंने किसी टास्क को किसी मशीन पे रन कर दिया ना एक बार, ठीक है, मैंने उसको रन कर दिया, मान लो मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे एक यूजर क्रिएट कर दिया, एक फाइल क्रिएट कर, मतलब एक मैंने टास्क क्रिएट किया फाइल क्रिएट करने का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर दी बाय यूजिंग एंसिबल। ठीक है, अब डेवलपर ने क्या करा, उस फाइल में कुछ डेटा लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मान लो। ठीक है, अब मान लो कि मेरा जो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर था ना, लिनक्स एडमिन, उसने क्या करा, इस टास्क को रन कर दिया उसने पहले, और नेक्स्ट डे आके गलती से मान लो उसने फिर से इस टास्क को रन कर दिया। ठीक है, मान लो उसने फिर से इस टास्क को रन कर दिया। अब क्या होगा, अब जो मेरा एनसिबल है ना, वो समझ जाएगा कि ये टास्क ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, मतलब ये पहले से हो चुका है, तो उसको अगर तुम 1000 बार भी रन कर दोगे ना तो भी मैं कुछ चेंजेस नहीं करूंगा, क्योंकि वो टास्क रन हो चुका है। ठीक है, तो वो फीचर को अपन बोलते हैं आइटम पोटेंट, मतलब एक बार वो चीज हो गया तो उसको एनसिबल वापस से रन नहीं करेगा, वापस से उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अगर मान लो एनसिबल आइटम पोटेंट नहीं होता तो उसका क्या नुकसान होता, उसका नुकसान ये होता कि अगर यूजर ने फर्स्ट डे पे कोई फाइल क्रिएट किया, मतलब यूजर मतलब लिनक्स एडमिन ने फर्स्ट डे पे कोई फाइल क्रिएट किए और उस फाइल में मेरे डेवलपर ने कोड लिख दिया, कल को आके फिर से लिनक्स एडमिन ने उस फाइल को क्रिएट कर दिया, तो मेरा एंसिबल क्या करेगा, मान लो इस फाइल को डिलीट कर देगा और न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। अब जो कोड था डेवलपर ने लिखा था वो कोड तो गया मेरा पूरा, समझ रहे हो? तो वो इशू हो सकता था। इसलिए एंसिबल हमको आइडेम्पोटेंट का फीचर देता है कि एक टास्क को आप एक बार रन कर सकते हो, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स कितनी बार भी रन कर दो, उसमें मैं नो चेंजेस दिखाऊंगा। सिमिलरली टेराफॉर्म भी आइडेम्पोटेंट होता है, जब हम टेराफॉर्म पढ़ेंगे तब इसके बारे में भी देखेंगे, ये आइडेम्पोटेंट होता है। ठीक है, तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में पूछते हैं मोस्टली कि व्हाट इज आइडेम्पोटेंट। ठीक है, सो गाइस आज हमें एक प्रॉब्लम पढ़ी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पढ़ा, देखा। तो अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा है, और आपको समझ में अगर नहीं आया या फिर कुछ प्रॉब्लम आया समझने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, उसका मैं आंसर दूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो जिसको ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करो। ओके, क्योंकि डेवॉप्स का मैंने देखा है बहुत रिक्वायरमेंट, मतलब ऐसे बहुत फ्रेशर्स को देखा है जो डेवॉप्स पढ़ना चाहते हैं पर उनको कंटेंट नहीं मिलता प्रॉपरली। तो ये इशू मैंने भी फेस किया था एक टाइम पे, तो इसलिए मैं ये स्टार्ट कर दिया कि फ्री में मैं अच्छा कंटेंट दूंगा आप लोगों को। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो आज के लिए इतना गाइस, फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।